तो लास्ट क्लास में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस को देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे एसटी ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में चार तरह के ग्राफ बनती थी ना, वैसे ही वीटी ग्राफ में, डेट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चार तरह के ग्राफ बनेंगे। इसमें नंबर वन फर्स्ट ये कि जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उनका वीटी ग्राफ जो होगा ना, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा और टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि व्हेन अ पार्टिकल moves with constant velocity, then its VT graph will be a straight line, parallel to time एक्सिस। अच्छा, कैसा होता है देखते हैं, कैसा दिखता है ये। मान लो ये टाइम एक्सिस है और ये है वेलोसिटी वाला एक्सिस। तो वीटी ग्राफ कैसे होगी? जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तब उनका वीटी ग्राफ क्या होती है? तो एक स्ट्रेट लाइन होती है और टाइम एक्सिस के पैरेलल होती है। एक स्ट्रेट लाइन होती है और टाइम एक्सिस के पैरेलल होती है। तो लीजिए, बना दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए और टाइम एक्सिस के पैरेलल बना दीजिए। ये बन गया वीटी ग्राफ आपका। और ये ग्राफ कब बनेगी? जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा देखो टाइम तो बढ़ रही है ना, टाइम तो लगातार बढ़ रही है। मान लो ये T1 है और ये T2 है और ये T3 है। तो देखो टाइम तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है क्या? वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। देखो T1 पर भी वेलोसिटी वही है, T2 पर भी वेलोसिटी वही है और T3 पर भी वेलोसिटी वही है। मतलब टाइम तो लगातार बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी वही का वही है। मतलब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था कि टाइम तो लगातार बढ़ रही है लेकिन इनका वेलोसिटी कांस्टेंट है, इनके वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रही है। तो इस तरह के ग्राफ बनेंगे आपके। कैसा होगा? तो एक स्ट्रेट लाइन होगा और ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। तो चलिए नंबर सेकेंड ग्राफ देखते हैं। इसमें चार तरह का ग्राफ बनती है ना, एक तो हमने देख लिया। अच्छा, नंबर सेकेंड ग्राफ, तो जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होती है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है। जब भी कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होती है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है तो उनका जो ग्राफ होता है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। और वो कहाँ से पास होता है? तो ओरिजिन से पास होता है। तो लिखिए नंबर सेकेंड ग्राफ, when a particle starts from rest, and moves with constant acceleration, से मूव कर रहा है, then the graph will be
the graph will be a straight line. A straight line passes from origin. Passes from origin. तो चलिए कैसा दिखता है ये ग्राफ। ये मान लीजिए टाइम एक्सिस है और यह वेलोसिटी एक्सिस। तो कह रहा है कि जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तब उनका जो वीटी ग्राफ होगा ना वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। और कहाँ से स्टार्ट होगा वो ग्राफ? तो ऑरिजिन से स्टार्ट होगा। लीजिए एक स्ट्रेट लाइन होगा और ऑरिजिन से स्टार्ट होगा ये ग्राफ। ये ग्राफ कब बनेगी? कब बनेगी? जब जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होंगे और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ओके जी, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ का जो इंक्लिनेशन है ना, इंक्लिनेशन तो पता है ना, इस थीटा को बोलते हैं इंक्लिनेशन। तो इस ग्राफ का जो इंक्लिनेशन होगा ना, इस ग्राफ के इंक्लिनेशन का जो डायरेक्शन होगा वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को बताते हैं। इस ग्राफ का इंक्लिनेशन का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को बताते हैं या फिर एक्सेलरेशन के साइन को बताते हैं कि भैया एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ओके, तो ये इंक्लिनेशन थीटा है तो थीटा का तो दो ही डायरेक्शन हो सकती है ना, एक या तो एंटी क्लॉकवाइज और एक या तो क्लॉकवाइज, एक या तो एंटी क्लॉकवाइज एक या तो क्लॉकवाइज, दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं। तो जब थीटा, थीटा क्या है? तो इंक्लिनेशन है ना, इंक्लिनेशन है। तो जब थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और जब थीटा, थीटा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? तो नेगेटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इस ग्राफ का जो इंक्लिनेशन थीटा है ना, इस थीटा का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को बताता है या फिर एक्सेलरेशन के साइन को बताता है। ओके, ये क्लियर हो गई कि इनका इंक्लिनेशन क्या बताता है। तो लिख देता हूं मैं, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ वीटी ग्राफ, और वीटी ग्राफ, ध्यान देना ये वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ represents the sign of acceleration or direction of acceleration, direction of acceleration। ठीक है जी, ओके ओके। तो इस ग्राफ का इंक्लिनेशन क्या बताता है? तो एक्सेलरेशन के साइन को बताता है या फिर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को बताता है। तो यही को लिख दें हम इन ग्राफ का स्लोप लिखते हैं। चलिए स्लोप यहाँ पर स्लोप लिख देते हैं। तो इस ग्राफ का स्लोप है ना, स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता है ना वो क्या बताएगा? एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को बताता है। देखो स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब P बाई बी परपेंडिकुलर अपन बेस। तो यदि वेलोसिटी में टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? एक्सेलरेशन। यदि आप वेलोसिटी में टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाती है। मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है ना, मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज tan थीटा, वो क्या बताता है? तो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को बताता है। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ, slope of the graph shows the magnitude of acceleration, magnitude of acceleration, acceleration के मैग्नीट्यूड को बताता है क्या? tan थीटा दैट इज स्लोप। स्लोप, स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो m से,
स्लोप डेट इज टेन थीटा क्या बताता है? तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताता है, एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड बताता है। एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। तो मैंने आपको बोला कि VT ग्राफ का जो स्लोप है ना, दैट इज टेन थीटा, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और आपको हमने कई बार बताया है कि एक्सेलरेशन देखो दो तरह की होती है। एक वो जो पार्टिकल के वेलोसिटी को सपोर्ट करती है, मतलब उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाती है, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और एक वो जो पार्टिकल के वेलोसिटी को अपोज करती है, मतलब वेलोसिटी उसकी लगातार घटते चली जाती है, और इस तरह के एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन का दो ही काम है, या तो वेलोसिटी को बढ़ा देगा या फिर वेलोसिटी को घटा देगा। एक्सेलरेशन का दो ही काम ही है, या तो वेलोसिटी को बढ़ाए या तो वेलोसिटी को घटाए। जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है तब उनको हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, लेकिन जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी को घटाता है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? तो रिटार्डेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन हो चाहे रिटार्डेशन हो, दोनों को कौन रिप्रेजेंट करता है VT ग्राफ में? तो स्लोप दैट इज टेन थीटा। ठीक है, अच्छा, आप VT ग्राफ को देख करके कैसे ये समझेंगे कि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रही है कि एक्सेलरेशन हो रही है? यदि क्वेश्चन में आपको दे देगा एक ग्राफ VT ग्राफ, अब बोल देगा बताइए पार्टिकल में एक्सेलरेशन हो रही है कि रिटार्डेशन हो रही है, तो आप कैसे ग्राफ को देख करके, VT ग्राफ को देख करके कैसे समझेंगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन है या फिर रिटार्डेशन है? तो चलिए एक इंपॉर्टेंट नोट बना करके हम ये बातें सीख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट नंबर वन, इंपॉर्टेंट नोट नंबर वन कि हमने ये बात पहले भी बता रखा है आपको, फिर बता रहा हूं मैं कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन सेम हो ना, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, मैंने क्या बोला कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन सेम हो तो वहां पर क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम है तो वहां पर क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है। तो मान लीजिए कि यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? तो एक्सेलरेशन होगा ना। और यदि एक्सेलरेशन निगेटिव है और वेलोसिटी भी निगेटिव है तो फिर से दोनों का साइन सेम हो गया ना। तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन सेम हो तो वहां पर क्या होती है? तो एक्सेलरेशन होती है। तो देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों निगेटिव है ना, मतलब दोनों का साइन सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन, ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन होगा क्योंकि दोनों का साइन सेम है। और जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन एक दूसरे के अपोजिट हो ना, तो वहां पर रिटार्डेशन होती है। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन एक दूसरे के अपोजिट हो तो वहां पर क्या होती है? तो रिटार्डेशन होती है। मान लो कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी क्या है? निगेटिव है, दोनों का साइन एक दूसरे का अपोजिट हो गया क्या? तो यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर रिटार्डेशन होगी। यहाँ पर क्या होगी? रिटार्डेशन होगी। और मान लो एक्सेलरेशन निगेटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन निगेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, तो फिर से एक बार एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन कैसा है? एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो जाएगा? यहाँ पर भी रिटार्डेशन हो जाएगा, तो आप एक्सेलरेशन VT ग्राफ में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साइन को देख करके ना आप बता देंगे तो वहां पर एक्सेलरेशन होगा कि रिटार्डेशन होगा। ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, इस पर हम बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन जैसे ही करोगे ना आप वैसे ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो अभी तो हम इस बात को एक कंसेप्ट बना के लिख दे रहे हैं, इनको हम कंसेप्ट के रूप में लिख दे रहे हैं। व्हेन द साइन of acceleration and velocity will be same, then
देयर विल बी एक्सेलरेशन, देयर विल बी एक्सेलरेशन। ठीक है, जब साइन सेम होगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट लॉ नंबर 2, when the sign of acceleration and velocity will be opposite to each other, then there will be retardation। क्या होगा वहां पर? तो रिटार्डेशन होगा। तो इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ दैट इज नंबर 3 ग्राफ है ना, नंबर 3 ग्राफ। अच्छा, सेकेंड ग्राफ में हमने देखा था कि जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तब उनका ग्राफ कैसा था? तो एक स्ट्रेट लाइन था और वो ऑरिजिन से स्टार्ट हो रही थी ग्राफ। ठीक है, अब थर्ड में देखने जा रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो मूव कर रही है, लेकिन उनका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। मतलब पार्टिकल रेस्ट से नहीं स्टार्ट हो रही है, उनके पास पहले से कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो अब ग्राफ कैसा होगा? तो लिखते हैं पहले कि व्हेन a particle moves with constant velocity, but its initial velocity ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा ना, सॉरी यहां पर वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन। चलिए मिटाते हैं यहां से इसको। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट इट्स इनिशियल वेलोसिटी is not equal to 0, that is u is not, ये u है, u is not equal to 0। पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो मूव कर रही है, लेकिन उनका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। मतलब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रही है, उनके पास पहले से कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अच्छा, तब ग्राफ कैसे बनेगा? तो लीजिए देख लीजिए कैसा बनेगा। मान लीजिए ये हुआ आपका टाइम एक्सिस, ये हुआ वेलोसिटी और एक्सिस, और ग्राफ कैसा बनेगा? तो इस बार भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, लेकिन ये ग्राफ जो है ना वो ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ये ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये क्या बता रही है? देखो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट ना होकर के यहाँ से स्टार्ट हुई है ना, मतलब इस पार्टिकल के पास पहले से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन, सॉरी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन बता रही है ना, ये स्ट्रेट लाइन बता रही है कि पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और ये बता रहा है कि पार्टिकल के पास पहले से कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। मतलब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ बनेंगे। कब? जब पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, लेकिन उनका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो इस तरह का बनेगा। चलिए एक लास्ट ग्राफ देख लेते हैं, नंबर 4 ग्राफ। देखो हमने सेकेंड ग्राफ और थर्ड ग्राफ किसके लिए बनाया था? तो एक्सेलरेशन के लिए बनाया था ना, एक्सेलरेशन के लिए। वो कौन सा एक्सेलरेशन थी? जो वेलोसिटी को बढ़ाता है। इस बार देखने जा रहे हैं रिटार्डेशन को। रिटार्डेशन भी एक एक्सेलरेशन ही है, लेकिन ये क्या करता है? वेलोसिटी को घटाता है। तो इस बार हम किसके देखने वाले हैं? तो रिटार्डेशन वाला ग्राफ देखने जा रहे हैं।
तो मान लो जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रही है, रिटार्डेशन है ना, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, तो मान लो कोई पार्टिकल है जो कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रही है और फाइनली पार्टिकल रेस्ट में आ जा रही है, तो उनका ग्राफ कैसा होगा? लिखिए पहले लाइन कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स with constant retardation and finally comes to rest. फाइनली कम्स टू रेस्ट। तो इनका ग्राफ कैसा होगा? वीटी ग्राफ कैसा होगा इनका? तो ये हो गया आपका, मान लीजिए टाइम एक्सिस, और ये हो गया आपका वेलोसिटी वाला एक्सिस। तो ग्राफ क्योंकि कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रही है और फाइनली रेस्ट में आ जा रही है ना, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? तो कुछ इस तरह का ऐसा बन जाएगा, ऐसे। देखो लगातार टाइम बढ़ रही है, टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी घट रही है। देखो लगातार टाइम बढ़ रही है ना, टाइम तो बढ़ रही है। देखो मैं दिखा रहा हूँ तुमको, देखो पहले ये मान लो, ये और ये मान लो, इसको T1, T2, T3 और ये मान लो T4, ये पॉइंट T4 है। तो देखो टाइम तो लगातार बढ़ रही है, टाइम तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है ना, वेलोसिटी कम होती जा रही है। टाइम तो लगातार बढ़ रही है, टाइम तो लगातार बढ़ रही है, टाइम तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी लगातार कम हो रही है। टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है और फाइनली क्या हो जा रही है? जीरो हो जा रही है। देखो फाइनली वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, मतलब पार्टिकल रेस्ट पे आ गई। तो इस तरह से बनती है ग्राफ जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव करता है और फाइनली रेस्ट में आ जाती है। तो उनका वीटी ग्राफ कैसा होता है? तो कुछ इस तरह का होता है। ओके जी, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। चलिए, तो आपने नंबर 4 ग्राफ भी समझ लिया कि वीटी ग्राफ कैसा होगा जब पार्टिकल कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव करती है और फाइनली रेस्ट में आ जाती है। तो आज का अपना लेक्चर हम यहीं तक रहने देंगे। तो देखो ये ग्राफ है काइनेमेटिक्स का, और आपको ग्राफ को अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं ग्राफ को बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ और आप इसको पढ़ लो, आपकी क्वेश्चन बन जाएगी। ग्राफ से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जिस क्वेश्चन को आप मतलब 2-3 पेज में करोगे ना, ग्राफ को आप उसको इजीली कर दोगे, बहुत कम समय में कर दोगे। तो ग्राफ आपको हेल्प करती है, आपको जब क्वेश्चन बनाते हो ना, तो हेल्प करती है आपको समय बचाने में। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहाँ पर आपके एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेंगे। वहाँ पर आपको, वहाँ पर देखो एग्जाम में जाते हैं ना, तो एग्जाम में आप क्वेश्चन देख करके ये सोचने लगोगे ना कि कैसे बनेगा ये, तो तुम्हारी तो हो गई एग्जाम। जब तुम एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ करके ये सोचो कि क्वेश्चन क्या कर रही है और कैसे बनेगा, तो तुम्हारी तो हो गई एग्जाम। एग्जाम सेंटर जो है ना, एग्जाम हॉल, ये सोचने वाला विषय नहीं है कि भैया क्वेश्चन क्या कर रही है और कैसे बनेगी ये, तब तो कहानी खत्म। फिर क्या करे सर, सोचे नहीं क्या, उठाए और बना दे? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं बनाना है। बनाना तो बिल्कुल सही ही है, लेकिन क्या आप सोचो, क्या एग्जाम आपको सोचने के लिए समय देता है क्या? इतने कम टाइम में इतने क्वेश्चन करने होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, तभी तो आपको सिलेक्शन के जो चांसेस है बढ़ते जाएगी ना। तो सोचने का समय नहीं देता वहाँ पे। सोचने वाला काम, समझने वाला काम, पढ़ने वाला काम, मेहनत करने वाला काम, परिश्रम करने वाला काम, सारे काम आपके घर पर होना चाहिए, आपके स्टडी रूम में होना चाहिए। सारे काम एग्जाम से पहले हो जाना चाहिए। सोचने वाला भी, पढ़ने वाला भी, समझने वाला भी, सारे काम आपके एग्जाम के पहले हो जाना चाहिए, और एग्जाम आते आते पूरी हो जानी चाहिए वो सारे काम में। और एग्जाम में बैठ कर जाके सोचोगे कि क्वेश्चन क्या कर रही है भैया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे बनेगा, तब तो दे दिए एग्जाम में तुम। इस तरह से तो तुम एक ही क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट गवा दोगे। अगर बना भी लिए तुम सोच सोच के ना, तो एक ही क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट तुम लेके चले जाओगे। 5 मिनट ही रख लो, तो क्या तुम्हारे पास रहते हैं क्या 5 मिनट एक क्वेश्चन को देने के लिए? रहते हैं क्या तुम्हारे पास 10 से 15 मिनट एक क्वेश्चन को देने के लिए? तुम उस पेपर को घर पर लाके सॉल्व करो ना, तो हो सकता है तुमको उसको 70% 80% सॉल्व कर दो, क्योंकि घर पर आराम से तुम सॉल्व करोगे। 2 घंटे के बदला 3 घंटा, 3 घंटा के बदला 4 घंटा, 4 घंटा बदला 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, इजीली उसको सॉल्व कर दोगे आप। थोड़ी परिश्रम भी लगेगी लेकिन सॉल्व कर दोगे। लेकिन एग्जाम में लिमिट टाइम होते हैं, लिमिट टाइम होते हैं, और लिमिट टाइम के अंदर बहुत कम टाइम होता है, एक क्वेश्चन पर बहुत कम टाइम होती है। तो देखिए, लाइट तो अभी जा चुकी है, इसलिए हमें अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना पड़ेगा। इसको हम फिर कभी पूरा करेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए वेरी गुड लक।